क्या होता है बुनियादी ढांचा या आधारभूत संरचना? क्या होता है कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि का होना आवश्यक है। एक सड़क का निर्माण करना, रेलवे का निर्माण करना, बंदरगाह का निर्माण करना, क्या ये एक दो दिन का काम है? एक महीने दो महीने का काम है क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ, सार्वजनिक वस्तु अगर है तो वो गैर प्रतिद्वंदी, गैर प्रतिस्पर्धी होता है। जबकि अगर हम निजी वस्तु की बात करते हैं तो यह प्रतिद्वंदी होता है और प्रतिस्पर्धी होता है। पीपीपी, जहाँ सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर परियोजना का, आधारभूत संरचना संबंधित परियोजना का निर्माण और संचालन करती है। सोचो कि सरकार के शामिल होने के बावजूद भी यहाँ भूमि अधिग्रहण की चुनौती बनी हुई रहती है, हमेशा बनी हुई रहती है। तो ये है नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसके द्वारा सरकार देश में। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? सब कैसे हैं? बेहतर? मजा आ रहा है? तो आज हम लोग अपने संभव बैच के या संभव जो प्रोग्राम है इसके इकोनॉमी के 13वें लेक्चर में आ गए हैं, और इसके बाद 2 और लेक्चर हमारे पास, टोटल 15 लेक्चर होंगे। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसको कीप इट रिवाइजिंग, आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, है ना? तो चलो, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बुनियादी ढांचा और सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है ना? तो हम लोग इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बुनियादी ढांचा को हम लोग हिंदी में और एक शब्द बोलते हैं, आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है बुनियादी ढांचा या आधारभूत संरचना? क्या होता है बुनियादी ढांचा? किसे कहा जाता है बुनियादी ढांचा या आधारभूत संरचना? किसे कहा जाता है? व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं कहूं आधारभूत संरचना तो बहुत लोग तुरंत कहेंगे, सर वी नो, हमें पता है सर, हमें पता है सड़क को आधारभूत संरचना, रेलवे आधारभूत संरचना को कहा जाता है, बंदरगाह आधारभूत संरचना है, एयरपोर्ट आधारभूत संरचना। बट बच्चों, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आधारभूत संरचना के उदाहरण है, आधारभूत संरचना नहीं है। आधारभूत संरचना के उदाहरण है। तो आधारभूत संरचना क्या है? ध्यान से सुनना। आधारभूत संरचना वे सहायक सेवाएं होती हैं। आधारभूत संरचना वे सहायक सेवाएं होती है जो आधार या प्लेटफॉर्म बनाती है, जिस पर उत्पादन के चारों कारक, भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी, है ना, उत्पादन के चारों कारक मिलकर वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं, और जिससे देश में आर्थिक समृद्धि और विकास होता है। बताओ, पहले आधारभूत संरचना की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर या क्या होता है आधारभूत संरचना? मैं फिर से कह रहा हूं, आधारभूत संरचना क्या है? आधारभूत संरचना वे सहायक सेवाएं हैं। ठीक है ना? क्या है ये? वे सब्सिडरी सर्विसेज हैं, वे सहायक सेवाएं हैं, हेल्पिंग सर्विसेज हैं, जो आधार प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिस पर उत्पादन के चारों कारक मिलकर वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं, और जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और विकास होता है।
इतना बात एकदम क्लियर लिख लिया, याद कर लिया। फिर से परिभाषा मेरे साथ साथ, नहीं ऐसे नहीं बोलो। आधारभूत संरचना वे सहायक सेवाएं होती हैं जो आधार बनाती हैं, जिस पर उत्पादन के चारों कारक मिलकर वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं और जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और विकास होता है। डन। अब आधारभूत संरचना, यहां पर दो शब्द आ रहा है, अगर देखो तो दो शब्द आ रहा है। क्या है? आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक होता है, एक भौतिक अवधारणा है क्योंकि इसकी गणना की जा सकती है। यह गुणात्मक नहीं होता है। आर्थिक विकास गुणात्मक होता है क्योंकि यह बेहतर जीवन स्तर को बताता है, जैसे बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, समानता। हाँ, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि का होना आवश्यक है। यानी आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि को पूर्व शर्त मानी जाती है। डन। अब सवाल उठता है, माने इसको अगर हम कहें तो क्या कहेंगे? मात्रात्मक कहेंगे। जैसे जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, इसको कहेंगे गुणात्मक कहेंगे। जैसे मानव विकास सूचकांक, खुशहाली सूचकांक, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल उठता है कि आधारभूत संरचना के उदाहरण क्या होंगे? बुनियादी ढांचा के संरचना के उदाहरण अगर बात करेंगे, क्या क्या उदाहरण होगा? सिंपल क्या होगा? ऊर्जा होगा, हाँ या ना? ऊर्जा, सड़क, रेलवे, बंदरगाह, कच्चा तेल, बिजली या विद्युत, एयरपोर्ट इत्यादि। ये सब क्या है? आधारभूत संरचना के उदाहरण। ठीक है। दे आर नॉट कॉल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इनको आधारभूत संरचना के उदाहरण कह सकते हैं। डन। अब सवाल उठता है कि जब हम आधारभूत संरचना के उदाहरण समझ गए तो आधारभूत संरचना के कितने प्रकार होते हैं? बुनियादी ढांचा, दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार के, एक को कहा जा सकता है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कड़ी अवसंरचना, और एक को कहा जा सकता है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मुलायम इंफ्रास्ट्रक्चर, मुलायम अवसंरचना। सॉफ्ट और मुलायम कहा जा सकता है। एक तो ये प्रकार हो सकता है, ध्यान से समझना। एक वन टाइप ये हो सकता है, वन टाइप। और आधारभूत संरचना के और एक और प्रकार होता है, अगर बात करें तो वो क्या होगा? आर्थिक अवसंरचना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक होता है सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारभूत संरचना को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक बांट सकते हैं हम लोग हार्ड और सॉफ्ट करके, और एक बांट सकते हैं हम लोग आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना। ठीक है।
पहले हार्ड और सॉफ्ट की बात कर लेते हैं। सिंपल हार्ड, हार्ड मतलब जिसका भौतिक अस्तित्व हो, भौतिक अस्तित्व हो, जैसे सड़क है, रेलवे है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ये सब क्या है? हार्ड है, बिकॉज इट हैज़ द फिजिकल एग्जिस्टेंस, आप उसका भौतिक अस्तित्व देख सकते हैं। दूसरा होता है मुलायम, जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जैसे कौशल विकास, कौशल विकास, इसको क्या कहा जाता है? मुलायम आधारभूत संरचना या सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। और दो और अन्य प्रकार का क्या है? आर्थिक और सामाजिक। आर्थिक जो देखा जाए तो देश में समृद्धि दर को बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, समृद्धि दर के लिए जरूरी होता है, जैसे सड़क है, रेलवे है, बंदरगाह है, ये सब क्या है? आर्थिक आधारभूत संरचना। सामाजिक क्या होगा? जो जीवन स्तर और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए जरूरी होता है, जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए जरूरी होता है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, अस्पताल है, तो ये सब क्या है? सामाजिक अवसंरचना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आधारभूत संरचना के अगर प्रकार पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आधारभूत संरचना कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है ना? हार्ड और सॉफ्ट भी हो सकता है और आर्थिक और सामाजिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? आधारभूत संरचना के प्रकार। डन। तो हमने अभी अभी क्या क्या पढ़ा? हमने क्या क्या पढ़ा? हमने आधारभूत संरचना क्या है समझा, है ना, उसकी परिभाषा को जाना। फिर हमने वहाँ दो शब्द है, आर्थिक समृद्धि और विकास। हमने जाना कि समृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक है, और विकास के लिए आर्थिक समृद्धि का होना आवश्यक है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने आधारभूत संरचना के उदाहरण जाना कि कौन कौन से उदाहरण हैं उसके। फिर हमने आधारभूत संरचना के प्रकार को समझा, जहाँ पर दो प्रकार से हार्ड और सॉफ्ट भी हो सकता है और आर्थिक और सामाजिक भी हो सकता है। ठीक है, जल्दी से इसको देख लीजिए, देख लीजिए, जल्दी से देख लो। शाबाश, ठीक है ना? अब हम लोग बात करते हैं आधारभूत संरचना की विशेषता। आखिरकार इसकी क्या विशेषता होती है? थोड़ा विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, समझते हैं। अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि आधारभूत संरचना जो है, आधारभूत संरचना, इसकी सबसे पहली विशेषता की बात करें तो हम पढ़ते हैं कि आधारभूत संरचना अर्थव्यवस्था पर या ऐसा समझिए, आधारभूत संरचना इसका निर्माण इसके कर देते हैं, इसके निर्माण में लंबा समय लगता है। इसके निर्माण कार्य में लंबा समय, निर्माण कार्य कर देते हैं, निर्माण कार्य में लंबा समय लगता है, मतलब लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड।
ठीक है ना, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड इसकी पहली विशेषता। मतलब अब खुद देखो, एक सड़क का निर्माण करना, रेलवे का निर्माण करना, बंदरगाह का निर्माण करना, क्या ये एक दो दिन का काम है, एक महीने दो महीने का काम है क्या? इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, समटाइम्स इट टेक्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन, सेवरल ईयर्स। एक पुल बनाने में 7-8 साल लग जाते हैं। मेट्रो ट्रेन बनाने में देखिए, स्टेशन बनाने में कितना समय लग जाता है, मेट्रो ट्रेन चलाने में। बुलेट ट्रेन की परियोजना कब से चली आ रही है? स्वर्णिम चतुर्भुज की परियोजना देखिए कितने समय से चल रहा है। तो आधारभूत संरचना का जो निर्माण कार्य होता है, इट्स नॉट अ शॉर्ट पीरियड, इसमें लंबा समय लगता है। इट हैज ए वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, दीर्घकालिक समय लेता है। नंबर वन। नंबर टू अगर बात करते हैं तो इसमें उच्च डूब लागत होता है। उच्च डूब लागत होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाई सनकन कॉस्ट। हाई सनकन कॉस्ट, उच्च डूब लागत होता है। इसका क्या मतलब है? मतलब इसका अर्थ होता है, हाई सनकन कॉस्ट का मतलब है कि जब तक परियोजना निर्माण कार्य बन करके शुरू नहीं हो जाता, तब तक परियोजना से 1 रुपए का भी प्रतिफल प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर से बोल रहा, ध्यान देना, जब तक परियोजना का निर्माण कार्य बनकर पूरी तरह संचालित नहीं हो जाता, तब तक इसमें लगा हुआ सारा पैसा डूबा हुआ माना जाएगा और इसमें से 1 रुपया का भी प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा, रिटर्न नहीं मिलेगा। व्हाट डू मीन बाय दैट सर? मैं एग्जांपल समझाता हूं। मान लेते हैं कि मुझे, मान लीजिए एक यमुना में पुल बनाने का प्रोजेक्ट मिला कि आप यमुना में पुल बनाइए, 5 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर लंबा एक पुल बनाइए। अब इस पुल बनाने का जो लागत है 100 करोड़ है, मेरे पास 50 करोड़ है, तो मैंने इस पुल बनाने का टेंडर ले लिया। मैं जानता था कि 50 करोड़ मेरे पास है, 50 करोड़ तो मैं बैंक से ले लूंगा और बना दूंगा पुल और कमाऊंगा। अब मैंने पुल बनाने का काम शुरू किया, 2 किलोमीटर पुल बना और मेरा 50 करोड़ रुपया समाप्त हो गया। मेरा जो 50 करोड़ लगा हुआ था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब जरा सोचना, मैं बैंक से लोन लेने गया, बैंक में लोन नहीं मिला ठीक से मुझे। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अभी तो 2 किलोमीटर और बनाना होगा, तब तो पुल बनेगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने बोला ठीक है, कल से मैं 2 किलोमीटर पुल चालू कर दूंगा यमुना में। अब जो भी गाड़ी वहां से जाएगी उस पर मैं टोल टैक्स लूंगा, शुल्क लूंगा। देखो, और उससे जो पैसा आएगा मैं पुल बनाऊंगा। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? नहीं। अरे भाई, 2 किलोमीटर तो गाड़ी चलेगी, उसके बाद 2 किलोमीटर क्या हवा में तैरेगी क्या? तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है जब तक पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता 4 किलोमीटर, तब तक मेरा लगाया हुआ सारा 50 करोड़ डूबा हुआ है, डूबा हुआ है। इसीलिए उच्च डूब लागत है, हाई सनकन कॉस्ट है यहाँ, कि जब तक परियोजना शुरू नहीं होगा सारा पैसा आपका डूबा हुआ माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? शाबाश, हाई सनकन कॉस्ट समझ में आया। तीसरा, तीसरी विशेषता क्या? इसकी सेवाएं दी जाती है, सेवाएं दी जाती है, उसे संग्रहण नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। सेवाएं दी जाती है, उसे संग्रहण नहीं किया जाता, स्टोर नहीं किया जा सकता। सड़क है, आप उसका प्रयोग करिए,
रेलवे है, आप उसका प्रयोग कीजिए, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। व्हाट डू मीन बाय दैट? सपोज मैंने एक सड़क बनाया, इज इट पॉसिबल कि मैं उस सुबह में उस सड़क को चालू करूं और शाम को उस सड़क को फोल्ड करके फ्रिज में रख दूं? इट पॉसिबल? कैन नॉट बी पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। यानी आप आधारभूत संरचना का संग्रहण नहीं कर सकते, सेवाएं दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, यह अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव डालती है। व्यवस्था पर गुणक प्रभाव, मल्टीप्लायर इफेक्ट डालती है। व्हाट डू मीन बाय अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव? यानी ये आधारभूत संरचना जो है, ये देश के हर भाग में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था के हर भाग में। जैसे आप देखो ना कि अगर हम सड़क बना रहे हैं, मान लीजिए सड़क बना रहे हैं, आप समझिए सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, डन। एक तो संपत्ति बन रही है, अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण हो रहा है, संपत्ति बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था में, हाँ या ना? सड़क निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब है सीमेंट, लोहा, लोहा, ठीक है, का डिमांड, का मांग क्या हो जाएगा, का डिमांड बढ़ जाएगा, कि डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी क्षेत्र होंगे उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। निर्माण है तो मानी सी बात है यहाँ भी रोजगार बढ़ेगा, निर्माण कार्य होगा तो। फिर सड़क निर्माण कार्य हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, परिवहन लागत बेहतर होगा, परिवहन लागत कम होगा, परिवहन लागत कम होगा, मानी सी बात है कि वस्तु सस्ती होंगी, वस्तु क्या होगी, सस्ती होगी। अब सोचो अगर वस्तु आपकी सस्ती होगी तो क्या होगा, आपका निर्यात बढ़ेगा क्योंकि वैश्विक बाजार में आपकी वस्तुएं अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। अब सोचो फिर इससे क्या होगा, वस्तु सस्ती होगी, निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा तो आपका फॉरेक्स बढ़ेगा, फॉरेक्स बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो बचत बढ़ेगा, बचत बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा। तो हर क्षेत्र में ये योगदान देता है। फिर उत्पादन बढ़ेगा, वस्तु सस्ती होगी तो मानी सी बात है कि उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, समृद्धि दर बढ़ेगा। तो हर जगह इसका पॉजिटिव योगदान होता है। इसीलिए तो ये अर्थव्यवस्था पर केवल एक ही क्षेत्र नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर इसका सकारात्मक, लगभग हर क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। और एक एक वो है, अवधारणा है कि अगर आप आधारभूत संरचना बनाते हैं, मजबूत करते हैं तो आपकी समृद्धि दर भी बढ़ती है। आप देखो ना किसी भी अर्थव्यवस्था का, कोई भी देश विकसित है या नहीं, ये कहावत है कि आप उस देश की सड़क से बता सकते हैं कि विकसित है कि नहीं। मतलब आप अमेरिका की सड़क ले लीजिए और भारत की सड़क ले लीजिए, जापान की सड़क ले लीजिए और भारत की सड़क ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन विकसित है और कौन विकासशील है। तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो आधारभूत संरचना है वो तय करता है कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा। क्लियर? अब एक और अगर बात कर सकते हैं कि यह सार्वजनिक वस्तु होती है, इट्स ए पब्लिक गुड्स, सार्वजनिक वस्तु होती है, पब्लिक गुड्स होता है। कौन? आधारभूत संरचना। क्या होता है पब्लिक गुड्स, अभी बात करते हैं, लेकिन याद रखना ये 5 इसकी विशेषता है। तो 5 के 5 पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए सो दैट यू विल बी एबल टू राइट द आंसर, आप इसके आंसर को लिख पाएंगे। ठीक है, अगर पूछे कि आधारभूत संरचना क्या है, आधारभूत संरचना की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए, देश में आधारभूत संरचना की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए, तो ये पांचों पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, क्या पांचों पॉइंट है? पहला, इसका निर्माण कार्य लंबा
होता है, निर्माण कार्य में लंबा समय लगता है, इट हैज़ ए लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। दूसरा, इसमें उच्च डूब लागत होती है। तीसरा, इसकी सेवाएं दी जाती है, उसे संग्रहण नहीं किया जा सकता। चौथा, यह अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव डालती है। और पांचवा अगर बात करें तो यह सार्वजनिक वस्तु होती है, पब्लिक गुड्स, जिसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे अगर बोला गया कि यह सार्वजनिक वस्तु होती है, तो वस्तु को अगर बात करें स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक निजी वस्तु, प्राइवेट गुड्स, और दूसरा है सार्वजनिक वस्तु, पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, निजी वस्तु और सार्वजनिक वस्तु। तो निजी वस्तु क्या होता है? निजी वस्तु क्या है? अगर हम निजी वस्तु की बात करते हैं तो याद रखना, ये सिंपल होता है कि जिसमें निजी क्षेत्र का, व्यक्ति का अधिकार होता है। अगर हम निजी वस्तु की बात करें तो यह प्रतिद्वंदी होता है और प्रतिस्पर्धी होता है। राइवलरी होता है और कॉम्पिटिटिव होता है। ठीक है ना? प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धी होता है। जबकि सार्वजनिक वस्तु की बात करें तो ये क्या होता है? गैर प्रतिद्वंदी और गैर प्रतिस्पर्धी होता है। नॉन राइवलरी, नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है ना? मैं फिर से बोल रहा हूं, सार्वजनिक वस्तु अगर है तो वो गैर प्रतिद्वंदी, गैर प्रतिस्पर्धी होता है। जबकि अगर हम निजी वस्तु की बात करते हैं तो यह प्रतिद्वंदी होता है और प्रतिस्पर्धी होता है, और प्रतिस्पर्धी होता है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब समझना, पहले प्रतिद्वंदी को समझना। राइवलरी का मतलब क्या होता है? मतलब अगर, प्रतिद्वंदी का मतलब है अगर कोई वस्तु उपयोग कर रहा है, अगर कोई वस्तु का उपयोग कर रहा है तो वह वस्तु किसी अन्य के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होगी। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना। यदि कोई वस्तु का उपयोग कर रहा है और अगर उस वस्तु को कोई अन्य उपयोग नहीं कर सकता है तो इसको प्रतिद्वंदी कहा जाता है, जो निजी क्षेत्र का वस्तु का विशेषता होता है। कैसे? सपोज मेरी कार है, मैं चला रहा हूं। अब ये मेरी इच्छा पर निर्भर है कि मैं उस कार को कोई किसी को दूं या नहीं। यानी अगर मैं उस कार का उपयोग कर रहा हूं तो क्या कोई और उस कार को चला सकता है? मैं ही उसका प्रयोग करूंगा, कोई और उसका प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है? फिर प्रतिस्पर्धी, मतलब अगर मैंने कार का उपयोग कर लिया, मैंने उस वस्तु का उपयोग कर लिया, तो उपयोग करने के बाद भी वह किसी अन्य के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती। जैसे, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रतिस्पर्धी का अर्थ है यदि वस्तु का उपयोग हुआ है तो उपयोग के बाद भी वह अन्य के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैंने कार का प्रयोग किया, कार चलाया, उसको पार्क कर दिया, तो क्या पार्क करने के बाद कोई और उस कार का उपयोग कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसको कहा जाएगा प्रतिस्पर्धी। तो ये दोनों ही विशेषता किसका होता है? निजी वस्तु का। जैसे प्राइवेट कार हुआ। अब जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, पब्लिक बस की बात करें, तो वो क्या होगा? सार्वजनिक वस्तु, जो गैर प्रतिद्वंदी और गैर प्रतिस्पर्धी होगा। कैसे गैर प्रतिद्वंदी? कि अगर मैं उसका उपयोग कर रहा है या कोई वस्तु का उपयोग हो रहा है,
यदि कोई वस्तु का उपयोग हो रहा है तो अन्य भी उसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए बस में मैं चढ़ा, मैं बोलूँगा नहीं, अब कोई और बस में नहीं चढ़ेगा, केवल हम चढ़े हैं तो, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ कई लोग उस बस में चढ़ सकते हैं और भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है गैर प्रतिद्वंदी। अब मान लीजिए मेरा डेस्टिनेशन आ गया, मैं उतर गया, तो मैं क्या किसी और को चढ़ने नहीं दूंगा? नहीं, उसके बाद कोई और बस में बैठ सकता है। तो इसको बोला जाता है गैर प्रतिस्पर्धी। इसीलिए पब्लिक गुड्स जो होता है वो गैर प्रतिद्वंदी और गैर प्रतिस्पर्धी होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूपीएससी सडनली पीटी में भी पूछ सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि बताइए सार्वजनिक वस्तु की क्या विशेषता होती है। तो याद रखना, ये गैर प्रतिद्वंदी और गैर प्रतिस्पर्धी होता है। समझ में आया ये? तो अब समझ में आ गया कि क्यों पब्लिक गुड्स को, सार्वजनिक वस्तु को, आधारभूत संरचना को सार्वजनिक वस्तु कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण कार्य सरकार द्वारा किया जाता है, सरकार का ही स्वामित्व होता है। अब जरा समझना कि देश में जो भी आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है, आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? इस पर जो भी खर्च होता है, ज्यादातर खर्च क्या करती है, कौन करता है? सरकार द्वारा। सरकार द्वारा। ऐसा नहीं है कि इसमें निजी क्षेत्र द्वारा नहीं किया जाता है, निजी क्षेत्र भी इसमें खर्च करता है, ठीक है? लेकिन अधिकांश जो है ये सरकार ही इस पर खर्च करती है। आजादी के बाद भारत में अधिकांश जो खर्च है आधारभूत संरचना के निर्माण में, याद रखना वो किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा। निजी क्षेत्र उसमें निवेश ज्यादा नहीं करती है। कारण है भाई, कारण क्यों? क्योंकि ये लंबा निर्माण कार्य होता है, लंबा निर्माण कार्य, ठीक है? अगर निजी क्षेत्र की भूमिका कम होने के कारण, ऐसा नहीं कि भूमिका नहीं होती है, होती है, लेकिन भूमिका कम होने का कारण क्या है? भूमिका कम होने का कारण, होने का कारण क्या है? एक, लंबा निर्माण कार्य है, दूसरा उच्च डूब लागत है। अब दोनों विशेषता समझ गए होंगे। हाई सनकन कॉस्ट है, ठीक है? तो जिस कारण इनको बैंक से भी आसानी से उधार नहीं मिल पाता है, क्योंकि बैंक का भी लोन एनपीए हो जाता है 3 महीने बाद, यहाँ तो लंबा समय लग जाता है। तो इसीलिए निजी क्षेत्र बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। कौन लेता है? अधिकांश सरकार द्वारा ही देश में आधारभूत संरचना का निर्माण होता है, और सरकार जो इस पर खर्च करती है उसको पूंजीगत खर्च कहा जाता है। पूंजीगत खर्च कहा जाता है, यानी अगर इंग्लिश में बोले तो कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, कैपेक्स। अब सरकार के साथ दिक्कत क्या है कि सरकार जो भी खर्च करती है, सरकार के अगर खर्च की बात करते हैं तो दो प्रकार का खर्च है सरकार का। एक सरकार का राजस्व खर्च है और दूसरा पूंजीगत खर्च है। अब समस्या क्या है कि सरकार का सबसे ज्यादा 90% के लगभग जो खर्च है वो राजस्व ही खर्च होता है, जो सब्सिडी में जाता है, कर्मचारियों के वेतन पेंशन में जाता है, जो कल्याणकारी कार्यक्रमों में जाता है। तो सरकार का राजस्व खर्च बहुत है, पेंशन धारकों को जाता है। तो इस वजह से लगभग देखा जाए 8 से 10% ही सरकार जो है पूंजीगत खर्च में कर पाती है, कर पाती है। अब तो 12 लाख करोड़, सोचिए 55 लाख करोड़ का बजट बनाया और सरकार 10 से 12 लाख ही खर्च कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का पूंजीगत खर्च के लिए पैसा ही कम बचता है, क्योंकि सारा खर्च सरकार का राजस्व खर्च में ही खर्च हो जाता है, ठीक है ना? तो सरकार के पास समस्या क्या है? अगर हम सरकार की समस्या को देखें, बात को समझना कि आधारभूत संरचना के निर्माण की अगर बात करते हैं, जरा समझना आधारभूत संरचना निर्माण, संरचना की बात करें तो सरकार की चुनौती क्या है?
क्या चुनौती देखी जा रही सरकार की? सबसे इंपॉर्टेंट, सरकार के पास संसाधन कम है, संसाधन की कमी। सरकार के पास संसाधन ही नहीं है, बहुत कम है। मैंने बताया कि सरकार दो प्रकार का खर्च करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च। राजस्व खर्च में सरकार इतना खर्च कर लेती है, सोचिए 55 लाख करोड़ का बजट बना रही है खर्च में, तो उसमें से 40 से 45 लाख करोड़ रुपया सरकार राजस्व खर्च में करती है, मात्र 10 से 12 लाख करोड़ रुपया पूंजीगत खर्च में कर रहे हैं। तो कितना कम कर रहे हैं? कुल बजट का 7 से 8% ही कर पा रहे हैं। डन। तो सरकार के पास संसाधन की कमी है ही नहीं। और अगर मैं बात करूं, समझना जरा, 2019 में सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था अतानु चक्रवर्ती समिति। अतानु चक्रवर्ती समिति का गठन किया गया, ध्यान से समझना। और अतानु चक्रवर्ती समिति, जो अतानु चक्रवर्ती समिति का मानना है कि अगर हमारे देश में मजबूत आधारभूत संरचना चाहिए तो हमें कम से कम $1 ट्रिलियन जो है ये खर्च करना पड़ेगा। $1 ट्रिलियन खर्च करना पड़ेगा अगर देश में मजबूत आधारभूत संरचना चाहिए। अब जरा सोचो, 2019 में भारत का जीडीपी रहा कितना रहा होगा? $3 ट्रिलियन। ये तो अब 4 ट्रिलियन हुआ, उस समय तो लगभग 3 या 3 से कम था। तो सोचो, उसका $1 ट्रिलियन अगर सरकार केवल आधारभूत संरचना के निर्माण में करेगी तो लगभग देखा जाए, लगभग औसतन 35% सरकार अपने जीडीपी का खर्च करेगी। सरकार अपने जीडीपी का 35% खर्च केवल आधारभूत संरचना के निर्माण में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं कि सरकार इतना खर्च कर दे। तो हमेशा आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए सबसे बड़ी चुनौती सरकार के पास रहती है, और वो है संसाधन की कमी। रिसोर्स कम होता है सरकार के पास। दूसरा परियोजना समय पर पूरा होना, इसकी चुनौती। परियोजना का समय पर पूरा होना, कभी कभी तो परियोजना को शुरू होने में ही सालों लग जाते हैं। तो समय पर परियोजना पूरा हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, और एक बहुत बड़ी चुनौती। क्यों? क्योंकि इससे परियोजना का लागत बढ़ जाता है। परियोजना का लागत और सरकार पर खर्च का अतिरिक्त दबाव आ जाता है। डन। तीसरी बड़ी चुनौती क्या होता है? उन्नत तकनीक का अभाव। उन्नत तकनीक का अभाव। तकनीक नहीं होता है आधारभूत संरचना के निर्माण में, उन्नत तकनीक उपलब्ध नहीं होता है। और प्रबंधन कुशलता का अभाव। प्रबंधन कुशलता का अभाव। ये देखा जाता है आधारभूत संरचना के निर्माण में सरकार के पास ये बड़ी चुनौती रहती है। वित्त की कमी रहती है। वित्त मतलब संसाधन। फिर परियोजना का कार्य समय पर पूरा नहीं होता है, उन्नत तकनीक का अभाव होता है, प्रबंधन कुशलता का अभाव देखा गया। ठीक है, प्रबंधन कुशलता का अभाव देखा गया। जबकि आप बात को समझना, अगर मैं यही बोलूं कि आधारभूत संरचना में, अगर मैं बोलूं कि निजी क्षेत्र की बात करूं, प्राइवेट सेक्टर अगर भाग लेगा, अगर निजी क्षेत्र इसको संचालित करेगा, बात को समझना, तो क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? एक, इनके पास संसाधन प्रचुर होते हैं, दे ऑलवेज कम विद डीप पॉकेट। संसाधन प्रचुर होते हैं इनके पास, प्रचुर होते हैं, ज्यादा होते हैं, पैसा इनके पास कमी नहीं होती है। दूसरा, परियोजना समय पर पूरा करने की इनकी क्षमता होती है, समय पर पूरा करते हैं। तीसरा, तकनीक दक्षता, बहुत तकनीक का प्रयोग करते हैं ये। चौथा, प्रबंधन कुशलता होती है इनमें।
प्रबंधन कुशलता होती है। तो फिर निजी क्षेत्र क्यों नहीं भाग लेता है, क्यों नहीं भाग ले पाता है? क्योंकि निजी क्षेत्र के पास भी देखा जाए, अगर हम बात करें तो निजी क्षेत्र के पास भी, इसको मैं थोड़ा सा काम करता हूं, इस तरफ करता हूं, डन। तो हम क्या देखते हैं, निजी क्षेत्र की कुछ चुनौतियां हैं निजी क्षेत्र के पास। जैसे एक तो भूमि अधिग्रहण चुनौतीपूर्ण है, भूमि अधिग्रहण चुनौतीपूर्ण है, आसान नहीं होता भूमि अधिग्रहण। भारत में भूमि अधिग्रहण आसान नहीं है। हालांकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लाया गया 2013 में, लेकिन फिर भी अभी ये स्पष्ट नहीं है, जिससे हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। कई बार तो परियोजना ही शुरू नहीं हो पाता केवल भूमि अधिग्रहण कानून के कारण, जिसमें बुलेट ट्रेन परियोजना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फिर दूसरा, विभागीय मंजूरी, विभागीय मंजूरी, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाकर इस डिपार्टमेंट का यहाँ मंजूरी मिलेगा, इस डिपार्टमेंट का यहाँ मंजूरी मिलेगा। अब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट केवल फाइल घूम रहा है, केवल डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट फाइल घूम रहा है, तो विभागीय मंजूरी में देरी में देरी, विभागीय मंजूरी में देरी। मंजूरी में देरी। और तीसरा, बैंकों से आसानी से उधार नहीं मिलता, बैंकों से आसानी से उधार नहीं मिलता, क्योंकि उनको गारंटी चाहिए भाई। गारंटी का अभाव देखा गया, गारंटी नहीं होता है। तो ये निजी क्षेत्र के साथ चुनौती है। जरा ध्यान देना, जो मैं बात समझा रहा हूं, ये पूरे ब्रॉड पिक्चर को देखना, थोड़े से काम नहीं पड़ चलेगा। पूरे ब्रॉड पिक्चर को देखो। तो हम क्या देख रहे हैं, सरकार की जो चुनौती है, सरकार की जो चुनौती है, उसका समाधान जो है किसके पास है? निजी क्षेत्र के पास है। जो चुनौतियां देख रहे हैं, इसका समाधान कहां है? निजी क्षेत्र के पास है। और निजी क्षेत्र की जो चुनौती है, इसका समाधान किसके पास है? सरकार के पास है। आप सोचिए ना कि सरकार भूमि अधिग्रहण को आसान बना सकती है, क्योंकि राज्य सरकार का विषय है। विभागीय मंजूरी सरकार आसान बना सकती है। अगर सरकार गारंटी दे तो बैंक आसानी से उधार दे देगा। तो जब सरकार की सारी चुनौतियां निजी क्षेत्र के पास है, निजी क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं वो सरकार दूर कर सकती है, भाई साहब क्यों अलग अलग काम करें? ये आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए क्यों अलग अलग? क्यों न दोनों मिलकर काम करें? और इसीलिए आधारभूत संरचना में आज जो सबसे फेमस मॉडल माना जाता है वो है पीपीपी मॉडल को, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी, पीपीपी, जहां सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर परियोजना का, आधारभूत संरचना संबंधित परियोजना का निर्माण और संचालन करती है, अनुबंध के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। और जिसको, उस अनुबंध को जो है वो एमसीए, मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट कहा जाता है। तो पीपीपी क्यों आवश्यक है, ये समझ में आना चाहिए। क्यों सरकार द्वारा आधारभूत संरचना में लगातार पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जहां सरकार और निजी कंपनी दोनों मिल करके काम करती है, देश में आधारभूत संरचना का निर्माण करती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सारी बातें एकदम एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा।
एकदम शीशे की तरह हर बात साफ हो जाएगा। देखो, हर बात एकदम शीशे की तरह साफ। डन। तो इसीलिए तो पीपीपी की बात करते हैं। तो पीपीपी क्या है? पीपीपी अगर बात करें तो ये सरकार, सरकार मतलब केंद्र भी और राज्य भी, कोई भी हो सकता है। केंद्र और राज्य, ठीक है। अगर हम पीपीपी की परिभाषा बोले, पीपीपी की परिभाषा, क्या है पीपीपी? आराम से परिभाषा, आराम से ध्यान से सुनना। पीपीपी सरकार और निजी कंपनी के बीच वह अनुबंध होता है जिसके आधार पर सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर देश में आधारभूत संरचना संबंधित परियोजना का निर्माण और संचालन करते हैं और परियोजना से संबंधित सभी शर्तें अनुबंध में निहित होते हैं। इसलिए इस अनुबंध को एमसीए मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट कहा जाता है। देखो देखो इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा देखो 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 क्या है, बताओ। बोलो बोलो, अपने मेरे साथ साथ कोशिश करो, देख देख के। पीपीपी बोलो, कोशिश करो, कोशिश तो करेंगे ना। पीपीपी सरकार और निजी कंपनी के बीच वह अनुबंध होता है जहां सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर देश में आधारभूत संरचना संबंधित परियोजना का निर्माण और संचालन करती है और परियोजना से संबंधित सभी शर्तें अनुबंध में निहित होता है। इसलिए इस अनुबंध को मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट यानी एमसीए कहा जाता है। बोल दोगे? हाँ, दिस इज कॉल्ड पीपीपी। अब पीपीपी की आराम से आप परिभाषा लिख दोगे, आराम से, ठीक है ना। आप परिभाषा लिख सकते हो कि पीपीपी क्या है। तो बच्चों, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर बात करें तो जैसा कि हमने अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के परिभाषा को समझ लिया है ना, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, इसके परिभाषा को हमने अच्छे से समझ लिया। अगर मैं बात करूं पीपीपी मॉडल की बात करूं, पीपीपी मॉडल, तो पीपीपी मॉडल का लाभ क्या है? अगर पीपीपी मॉडल की बात करें, लाभ करें, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ तकनीक दक्षता बढ़ेगा, तकनीक दक्षता में वृद्धि होगी, है ना। तकनीक दक्षता में क्या होगी? वृद्धि होगी, ठीक है। फिर समय पर परियोजना पूरा होगा, समय पर परियोजना पूरा होगा। अगर निजी क्षेत्र लगा हुआ है सरकार के साथ, ठीक है। विभागीय मंजूरी आसानी से मिलेगी, विभागीय मंजूरी आसानी से मिलेगी,
ठीक है, आसानी से प्राप्त होगा। फिर परियोजना गुणवत्तापूर्ण होगा, परियोजना की जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगी। फिर संसाधन की कमी दूर होगी। ठीक है, तो ये पीपीपी के लाभ हैं। ये लाभ किसके हैं? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लाभ हैं। ठीक है, पीपीपी के हम क्या देख रहे हैं? लाभ। अब अगर बात करें पीपीपी मॉडल काम किस पर करता है, पीपीपी अगर मॉडल की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि पीपीपी मॉडल जो है ये DBFOTM मॉडल पर काम करता है। डी मतलब परियोजना की जो भी डिजाइनिंग है वो कौन करेगा? निजी क्षेत्र करेगा। परियोजना को निर्माण, बिल्ड मतलब, बी मतलब बिल्ड, बिल्ड मतलब निर्माण, निर्माण बिल्ड कौन करेगा? निजी क्षेत्र करेगा। फाइनेंस, वित्त, परियोजना में पैसा कौन लगाएगा? निजी क्षेत्र लगाएगा। ऑपरेट, परियोजना का संचालन, संचालन कौन करेगा? एक निश्चित वर्ष तक निजी क्षेत्र करेगा, है ना। सरकार और जो निजी क्षेत्र का अनुबंध होगा कितने वर्ष तक के लिए। टी, टॉल, उस पर शुल्क कौन लगाएगा? निजी क्षेत्र लगाएगा ताकि अपना परियोजना लागत और लाभ को ले सके। मेंटेनेंस, रख रखाव, परियोजना का जो रख रखाव लागत है वो भी रख रखाव कौन करेगा? निजी क्षेत्र करेगा। DBFOTM याद रखना, DBFOTM। ठीक है, एग्जाम में ऐसे मत लिखना लेकिन याद रखना कि डिज़ाइन करने का काम, बिल्ड करने का काम, फाइनेंस का काम, ऑपरेट का काम, टॉल लगाने का काम और मेंटेनेंस का काम, ये सब निजी क्षेत्र करेगा। डन। और उसके बाद जब एक निश्चित समय बाद परियोजना किसको सौंप देगा? सरकार को सौंप देगा। और सरकार उसको क्या कर देगी? टॉल मुक्त कर देगी। सरकार उसको टॉल या शुल्क मुक्त कर देगी, सरकार उससे टॉल हटा देगी। न नून न फिटकरी, रंग भी चोखा। सरकार को आसानी से परियोजना मिल जाएगा और वो भी निजी क्षेत्र द्वारा और बिना सरकार को पैसा खर्च किए। इसी को कहा जाता है पीपीपी मॉडल। और इसीलिए भारत में सबसे प्रसिद्ध पीपीपी मॉडल बीओटी मॉडल माना जाता है जो इस पर काम करता है। बीओटी मतलब बनाओ, संचालित करो, शुल्क लगाओ और ट्रांसफर कर दो सरकार को। बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बीओटी को कहा जाता है बिल्ड, यही डीबी ऑफर, बिल्ड करो, ऑपरेट करो और ट्रांसफर कर दो। किसको? सरकार को। बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर सबसे फेमस मॉडल माना जाता है, सबसे फेमस। ठीक है ना, बीओटी मॉडल को माना जाता है जहां खासकर जो सड़क निर्माण है उसमें इसका प्रयोग ज़्यादा किया गया। हाईवे में जहां निजी क्षेत्र बनाता है, वित्त लगाता है, फिर उसका संचालन करता है, टॉल करता है, लगाता है और एक निश्चित समय बाद परियोजना सरकार को हस्तांतरित कर देता है। बीओटी, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। हालांकि इसके अलावा कुछ और भी मॉडल है जिसको हमको समझना होगा। जैसे एक मॉडल है ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। नाम कितना भारी लग रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये है क्या, ये ठेकेदारी पर दिया गया काम, ठेकेदारी पर, कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया काम। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कोई भी ठेका दे दिया जाता है कि आप सड़क बनाइए, सरकार ने दे दिया ठेका, और फिर जब सड़क बनाकर सरकार को दे दिया, सरकार ने भुगतान कर देती है सरकार, और परियोजना पर शुल्क लगाना, परियोजना का संचालन करना, वो सब सरकार के हाथ में होता है। समस्या क्या होती है ज़रा समझना
कि अगर मैं ईपीसी और पीपीपी मॉडल दोनों की तुलना करूं, दोनों का जरा तुलना करूं, तो आप देखना कि जो ठेकेदारी में काम होता है वहाँ परियोजना की गुणवत्ता कम होती है। जैसे आप समझना, मान लो मुझे 1 करोड़ रुपए का सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, डन। अब अगर मुझे उसमें 80 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, तो इसका मतलब है 20 लाख रुपया मेरा बचत हुआ, लाभ हुआ। अगर मैं इसी को लागत को कम करके 50 लाख कर दूंगा तो मेरा लाभ 50 लाख हो जाएगा। अगर मैं लागत को कम करके 20 लाख कर दूंगा तो मेरा लाभ 80 लाख का हो जाएगा। तो इसका मतलब है जैसे जैसे मैं गुणवत्ता को कम करूंगा मेरा लाभ बढ़ जाएगा। यही कारण है कि ईपीसी में परियोजना की गुणवत्ता बहुत न्यून हो जाती है, और वहीं पीपीपी में परियोजना की गुणवत्ता क्यों बेहतर होती है? क्योंकि निजी क्षेत्र को ही यहाँ मेंटेनेंस का काम करना होगा, संचालित करने का काम करना होगा। तो कोई भी टूट फूट होगा, कोई भी दिक्कत आएगा, तो वो टूट फूट जो है वो कौन करेगा? वो निजी क्षेत्र द्वारा ही किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? निजी क्षेत्र द्वारा ही किया जाएगा। तो निजी क्षेत्र पहले ही क्या करेगा? अपनी गुणवत्ता को बेहतर रखेगा। इसीलिए ईपीसी की जगह पीपीपी में जो है ये परियोजना ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण होता है ना, ज़्यादा बेहतर बनता है। ठीक है, अब मैं क्यों बता रहा हूँ इन दोनों को, ईपीसी और पीपीपी? इसलिए क्योंकि करंट में जो चर्चा है कि सरकार एचईएम मॉडल को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। एचईएम का मतलब होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। क्यों हाइब्रिड कहा गया? सिंपल, क्योंकि ये ईपीसी मॉडल और पीपीपी मॉडल दोनों का मिश्रण होता है। दोनों का मिश्रण कैसे? यहां सरकार क्या कर देती है, पहले ही 40% दे देती है परियोजना निर्माण के लिए। सरकार 40% दे देती है शुरुआत में ही, जो कि सरकार ईपीसी में एज ए कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही दे देती है। फिर 60% जो है ये निजी क्षेत्र लगाता है, इसमें उसका प्रॉफिट भी होता है। और जब परियोजना बन जाता है सरकार उसका मूल्यांकन करती है और सरकार एन्युटी आधार पर निजी क्षेत्र को उसका 60% का भुगतान कर देती है। अब परियोजना पर शुल्क लगाना, परियोजना का संचालन करना, ये सब निजी क्षेत्र का नहीं बल्कि सरकार का काम होगा। और अभी नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में सरकार एचईएम मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का ही प्रयोग कर रही है। कौन से मॉडल का? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का ही सरकार प्रयोग कर रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर इट। ठीक है ना, दिमाग में बैठाना। अब बात आता है पीपीपी मॉडल। अगर हम लोग मॉडल समझ गए हैं तो पीपीपी की चुनौती क्या है? पीपीपी की चुनौतियां क्या है जरा समझना। पीपीपी की चुनौती, तो पीपीपी में 2 प्रकार की चुनौती हो सकती है। 2 प्रकार की चुनौती इसमें देखा गया है। एक अनुबंध को लेकर, अनुबंध से संबंधित चुनौती, जिसको एमसीए, मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट कहा जाता है, उससे संबंधित चुनौती है। और दूसरी चुनौती अगर बात करें तो दूसरी चुनौती परियोजना से संबंधित है। तो सबसे पहले हम अनुबंध से संबंधित चुनौती को देखते हैं। क्या देखते हैं? जोखिम का बंटवारा, जोखिम की बात करें। ठीक है, जोखिम से संबंधित चुनौती। आमतौर पर परियोजना का लाभ और जोखिम सरकार और निजी क्षेत्र दोनों में बंटना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, परियोजना का लाभ और जोखिम सरकार और निजी क्षेत्र दोनों में बंटना चाहिए, आधा आधा। लेकिन देखा जाता है पीपीपी में परियोजना का लाभ तो सरकार लेती है, लेकिन परियोजना में अगर कोई नुकसान होगा तो वो सारा दोष निजी क्षेत्र पर मढ़ देती है। यानी जोखिम का सरकार बंटवारा नहीं करती है,
सरकार केवल लाभ का बंटवारा करती है। और जो परियोजना, जो कि देखा जाए तो निजी क्षेत्र और सरकार के बीच में एक प्रकार का देखा जाए तो ये एक भेद उत्पन्न कर देता है, दिक्कत खड़ा कर देता है, निजी क्षेत्र के लिए समस्या उत्पन्न होती है। एक तो ये। दूसरा, इसका बहुत बड़ा कारण क्या है? अनुबंध क्लियर नहीं होता है, अनुबंध स्पष्ट नहीं है। इस मामले में अनुबंध क्या है? स्पष्ट नहीं है। ठीक है ना, अनुबंध स्पष्ट नहीं है इस मामले में। दूसरी अगर बात करें, दूसरा इसमें संबंधित क्या चुनौती है? रीनेगोशिएशन की चुनौती है। रीनेगोशिएशन नहीं है, पुनर्वार्ता। पुनर्वार्ता से संबंधित चुनौती है। जैसे अगर मान लीजिए निजी क्षेत्र परियोजना का निर्माण कर रहा है और एक एस्टिमेटेड लिया जाता है कि परियोजना में इतना लागत आएगा, तो मान लो परियोजना का लागत बढ़ रहा है, तो निजी क्षेत्र सरकार से बात करना चाहेगा कि भाई इसमें तो हमको नुकसान हो रहा है, हम फिर से रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, पुनर्वार्ता करना चाहेंगे। सरकार पुनर्वार्ता करने से मना कर देती है। सरकार मना कर देती है, सरकार बोलती है रीनेगोशिएशन का कोई प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, जो आपका हो गया डिसाइड, आप उसी में रहिए। ज़्यादातर इससे निजी क्षेत्र को नुकसान ही होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें परियोजना से संबंधित, तो हम क्या देखते हैं? परियोजना समय पर पूरा नहीं होता, समय पर पूरा नहीं, बल्कि देखा जाए तो बहुत सारी परियोजनाएं लंबित हो जाती है, लटक जाती है। फिर भूमि अधिग्रहण चुनौतीपूर्ण है, भूमि अधिग्रहण चुनौतीपूर्ण है, जबकि सरकार इसमें शामिल है, फिर भी भूमि अधिग्रहण इतना आसान नहीं है। और जैसा कि टाटा के केस में देखा गया कि टाटा ने जब नैनो कार अपना फैक्ट्री बंगाल में अपना स्थापित करने का सोचा, ठीक है ना, तो वहाँ पर लोगों ने इसका विरोध कर दिया। इतना विरोध और खून खराबा हुआ कि गुजरात में जाना पड़ा ये फैक्ट्री लेकर। तो सोचो कि सरकार के शामिल होने के बावजूद भी यहाँ भूमि अधिग्रहण की चुनौती बनी हुई रहती है, हमेशा बनी हुई रहती है। और तीसरी बड़ी समस्या खड़ी होती है परियोजना को लेकर के कि बैंक आसानी से उधार नहीं देता है। बैंक आसानी से उधार नहीं देता है, क्योंकि इतना लंबे समय तक बैंक, और खासकर आधारभूत संरचना में जहां सनकन कॉस्ट, जहां पर देखा जाए तो सनकन कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, जहां सनकन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, उच्च डूब लागत होता है, तो इसलिए बैंक क्या करता है? यहां उधार देने से बचता है। फिर विभागीय मंजूरी में देरी, विभागीय मंजूरी में देरी, फिर विवाद निपटान तंत्र नहीं है, कोई निपटान तंत्र की कमी, कि अगर सरकार और निजी क्षेत्र में कोई विवाद हो जाता है तो उसके विवाद निपटान के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल होना चाहिए पीपीपी में, लेकिन वो ट्रिब्यूनल नहीं है। और पीपीपी में सबसे बड़ी बात है, पीपीपी से संबंधित एक राष्ट्रीय नीति का भी अभाव देखा गया। राष्ट्रीय नीति नहीं है, नीति का अभाव। केंद्र यहाँ अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, राज्य अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ एक राष्ट्रीय नीति नहीं, नेशनल पॉलिसी का अभाव देखा जाता है। तो ये पीपीपी में चुनौतियां हैं, तभी तो हम इसके प्रयास को समझ पाएंगे, समाधान को समझ पाएंगे। जैसे अगर सुझाव में बात करें तो जो चुनौतियां, उसी का सुझाव कि पीपीपी में पुनर्वार्ता का प्रावधान होना चाहिए, पीपीपी में अनुबंध स्पष्ट होने चाहिए, है ना। अगर हम सुझाव की बात करें, सुझाव में क्या क्या लिख सकते हैं हम, तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि 2015 में केलकर समिति का गठन हुआ, पीपीपी से संबंधित केलकर समिति, विजय केलकर समिति का गठन हुआ, और उन्होंने पीपीपी से संबंधित कुछ सुझाव दिए, और वही सुझाव आप हमेशा उपाय के रूप में लिख देना। जैसे उन्होंने क्या सुझाव दिया कि पीपीपी से संबंधित एक राष्ट्रीय नीति बनाना चाहिए, नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना चाहिए। दूसरा, उसने सुझाव दिया कि पीपीपी से संबंधित एक अपीली प्राधिकरण की स्थापना होना चाहिए, अपीली प्राधिकरण की स्थापना होनी चाहिए।
ताकि पीपीपी से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई तीव्र हो। फिर अनुबंध स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट, और अनुबंध स्पष्ट होगा तो जोखिम का स्पष्ट बंटवारा होगा, जोखिम का स्पष्ट बंटवारा हो। बंटवारा हो, है ना। फिर परियोजना समय पर पूरा होना चाहिए, समय पर पूरा हो, क्योंकि अगर समय पर पूरा नहीं हो तो परियोजना का लागत बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। फिर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून। जैसे अगर रियल सेक्टर में देखा जाए तो रेरा कानून है, उनका मानना था कि वन साइज इज नॉट फिट फॉर ऑल। आप एक ही कानून से सभी क्षेत्र को कैसे ले सकते हैं, हर क्षेत्र के लिए हर क्षेत्र की अलग अलग विशेषता है, तो हर क्षेत्र के लिए अलग अलग कानून होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब सुझाव किसके द्वारा दिए गए, ये सुझाव, और राज्य सरकार को पीपीपी से बाहर होना चाहिए, राज्य सरकार को पीपीपी से बाहर होना चाहिए। क्यों बाहर होना चाहिए राज्य सरकार को? सिंपल सा बात है कि जो राज्य सरकार है, समझिएगा कि अपने राज्य के हित के लिए काम करेगी, केंद्र जो है वो राष्ट्रीय हित के लिए काम करेगी, तो बेहतर है राज्य सरकार को पीपीपी में शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये उनका सुझाव था केलकर समिति द्वारा, और यही सुझाव आप लिख सकते हैं, यही सुझाव आप लिख सकते हैं, काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी समझ लिया ध्यान से कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि देश में आधारभूत संरचना जो कि अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव डाल रहा है, तो सरकार द्वारा देश में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो समझना, वर्तमान में जो प्रयास है इसको जरा समझना, जो सरकार प्रयास कर रही है। जैसे इसमें 3-4 चीजें आप एकदम दिमाग में बैठाओ, क्या है सरकार के प्रयास में। एक है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है, 2019 में शुरू किया गया अतानु चक्रवर्ती समिति के सिफारिश पर। लगभग 102 लाख करोड़ रुपए का ये है, और इसके अंतर्गत लगभग 9,000 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं देश में, आधारभूत से संबंधित उनका निर्माण, उनको समय पर पूरा करने का काम किया जा रहा है। मतलब एक तरह का ये अम्ब्रेला योजना है जिसके अंतर्गत देश में जितनी भी आधारभूत संरचना संबंधित लगभग 9,000 से ज़्यादा परियोजनाएं इसमें शामिल है, जहां परियोजना को समय पर पूरा किया जा रहा है। परियोजना का जो भी लागत है सरकार उसको खर्च कर रही है। जैसे अगर मान लीजिए सरकार ऊर्जा से संबंधित परियोजना है, ऊर्जा से संबंधित परियोजना, सड़क से संबंधित परियोजना जो है, ठीक है, और भी है, मुख्य रूप से ऊर्जा, सड़क, इनकी जो परियोजनाएं हैं सरकार उस पर खर्च कर रही है। और यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र तीनों निवेश करेगा। ये जो निवेश है इसमें किसका किसका होगा, केंद्र की भी भागीदारी होगी, राज्य की भी भागीदारी होगी, और निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी, निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी, ठीक है ना। तो केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र तीनों मिलकर इसमें निवेश करेंगे। 102 लाख करोड़ रुपया का ये फंड होगा, एनआईपी है, जिसको 2019 में शुरू किया गया, और जिसका उद्देश्य है कि देश में आधारभूत संरचना संबंधित परियोजनाओं को लागू करना, जो चली आ रही परियोजना है उसको समय पर पूरा करना, और देश में मजबूत आधारभूत संरचना का निर्माण करना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। दूसरा,
सरकार द्वारा एक और कार्यक्रम है जिसको बहुत ज्यादा अभी जोर दिया जा रहा है, पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। अब ये जो पीएम गति शक्ति योजना है, ध्यान से समझना, इसको वर्ष 2021 में शुरू किया गया। 2021 में शुरू किया गया। शुरुआत में इसमें केवल लगभग 16 मंत्रालय और विभाग थे, लेकिन आज के दिन में यहां 50 से भी ज्यादा मंत्रालय और विभाग हैं इसमें शामिल। 50 से भी ज्यादा मंत्रालय और विभाग इसमें शामिल हैं। आखिर पीएम गति शक्ति योजना है क्या? बहुत ध्यान से समझना, ये करंट में चर्चा में भी है और हो सकता है 2026 में पूछे भी आपसे। कहा जाता है, साइलो समझते हो? साइलो, साइलो का मतलब होता है ढांचा। देखिए होगा साइलो, ठीक है ना, साइलो, ये साइलो शब्द का प्रयोग किया गया कि हर मंत्रालय या विभाग साइलो की तरह काम करता है। जैसे अगर मान लीजिए सड़क निर्माण विभाग है तो सड़क निर्माण का काम कर रहा है, बिजली निर्माण विभाग है तो बिजली का पाइप और तार बिछाने का काम कर रहा है, जल विभाग है तो वो जल का पाइप बिछा रहा है, ठीक है। ऐसे इस तरह से हर विभाग, हर मंत्रालय साइलो की तरह अपना अलग अलग काम कर रहा है। अब होता क्या है, समझना बहुत ध्यान से। होता क्या है, मान लो एक सड़क बना तो सड़क बनाने का काम हो गया। अचानक समझ में आया, अरे यार सीवरेज वाला काम नहीं हुआ है, तो एमसीडी वाला आकर के सीवरेज वाला काम करेगा, तो फिर से सड़क को तोड़ेगा, सड़क को फिर से तोड़ेगा और अपना सीवर का पाइपलाइन बिछाएगा और सड़क बना दिया, फिर से सड़क बन गया। फिर अचानक जल विभाग को, अरे अरे बाबा, उसके अंदर जल का नया पाइप बिछाया जाएगा, वो तो काम रह गया। अब जल विभाग अपना काम कर रहा है, फिर से सड़क तोड़ रहा है, फिर से वो जल का पाइप बिछा रहा है। फिर बिजली विभाग को याद आया, अरे अरे वो जो तार ऊपर नहीं, तार नीचे से जाएगा ताकि दिक्कत ना हो, हाई वोल्टेज तार। अब वो सड़क को फिर तोड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, एक, परियोजना का निर्माण कार्य लंबा, दूसरा परियोजना पर खर्च ज़्यादा आ रहा है, और तीसरा परियोजना की गुणवत्ता भी कम हो रही है। एक ही सड़क को आप बार बार तोड़ तोड़ के बनाते रहोगे तो उसकी गुणवत्ता ही खत्म हो जाएगी बिल्कुल। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इन सब मंत्रालय विभाग में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में सामंजस्य नहीं है। तो अब क्या किया गया, एक पोर्टल बनाया गया, पीएम गति शक्ति पोर्टल। उसमें क्या किया गया, अगर एक सड़क निर्माण किया जा रहा है तो उस सड़क निर्माण और उसके कार्य से संबंधित और उसके अन्य कार्य से संबंधित हर मंत्रालय विभाग को नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपका जो जो काम है आप उसको पोर्टल में डालिए। अब जब सड़क का काम हो रहा है तो उसी समय सीवरेज का काम होगा, उसी समय बिजली का काम हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक ही बार में काम होगा, इससे खर्च कम होगा, परियोजना समय पर पूरा होगा, और सबसे बड़ी बात है परियोजना की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो ये पीएम गति शक्ति जो पोर्टल है उससे ये काम किया जा रहा है 2021 से, और सरकार इस पर ध्यान दे रही है, सरकार इस पर कार्य कर रही है। और करंट अफेयर ये है कि ये पहले जो पोर्टल था केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए था, निजी क्षेत्र के लिए नहीं था, लेकिन अब निजी क्षेत्र भी उसको एक्सेस कर सकता है, ताकि निजी क्षेत्र को भी अगर उससे कोई काम, उससे संबंधित कोई काम होगा तो वो साथ ही साथ करवा लेगा। ठीक है, तो ये इसका करंट अफेयर है जो अभी हाल की बात है, 2 दिन 3 दिन पहले न्यूज़ की बात है। तो पीएम गति शक्ति योजना भी समझ में आ गया। इसके बाद एक और है जिस पर सरकार जोर दे रही है, वो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। सॉरी, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन तो हो गया, राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना। मौद्रीकरण योजना, नेशनल मॉनेटाइजेशन स्कीम। नेशनल मॉनेटाइजेशन स्कीम, अब ये क्या है नेशनल मॉनेटाइजेशन स्कीम? सरकार ने कहा कि सरकार द्वारा इसको 2022 से 2025-26 के लिए लागू किया गया था। 2022 से 2025-26 के लिए लागू किया गया था, और जिसमें सरकार ने टारगेट लगा था कि हम 6 लाख करोड़ रुपए इससे अर्जित करेंगे, और सरकार ने इसको कमाया भी, पूरा किया, ताकि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में केंद्र सरकार को पूरा देना है पैसा वो यहाँ से देगी।
अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 2030-31 तक कर दिया है और सरकार ने अब टारगेट रखा है 10 लाख करोड़ रुपया, 10 लाख करोड़ रुपया इसमें पाना है। अब 25, अब इसका सेकेंड फेज चल रहा है। तो यहाँ क्या है, याद रखना, ये ग्रीनफील्ड के लिए नहीं होता है, ये ब्राउनफील्ड के लिए होता है, ब्राउनफील्ड के लिए होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्राउनफील्ड? ब्राउनफील्ड परियोजना क्या है? सरकार अपनी जो पहले से स्थापित परियोजना है, मान लीजिए सरकार के पास लैंड पड़ा हुआ है, गोडाउन पड़ा हुआ है, वो खाली पड़ा हुआ है, तो सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर परियोजना नहीं दे रही है निजी क्षेत्र को, बल्कि निजी क्षेत्र को यहाँ पर उसको किराए पर दे रही है, लीज पर दे रही है, किराए पर दे रही है, लीज पर दे रही है या पट्टे पर दे रही है कि आप हमसे परियोजना ले लीजिए, आप उसका प्रयोग कीजिए इस जगह का और बदले में हमको किराया लीज दीजिए। याद रखना, ये जो दिया जा रहा है ये ब्राउनफील्ड, ये ग्रीनफील्ड के लिए नहीं है, ब्राउनफील्ड परियोजना। यानी सरकार के पास जो पहले से स्थापित है आधारभूत संरचना, सरकार उसको लीज में दे रही है, पट्टे पर दे रही है निजी क्षेत्र को, और वहां से जो भी इनकम आ रहा है, जो भी वहां से आय आ रहा है, सरकार उसका प्रयोग वही किस में कर रही है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में, जो केंद्र सरकार की भागीदारी है, सरकार वहां उसका प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो ये है नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम, ठीक है, जिसके द्वारा सरकार देश में आधारभूत संरचना के विकास पर खर्च कर रही है। तो इस टॉपिक पर हम लोगों ने देखा जाए आधारभूत संरचना क्या है, उसके प्रकार क्या है, कारण, उसकी विशेषता क्या है, फिर उसमें क्या दिक्कत था, कैसे पीपीपी मॉडल को लाया गया, पीपीपी मॉडल में क्या विशेषता रही, क्या चुनौती रही, और सरकार अब क्या क्या प्रयास कर रही है देश में आधारभूत संरचना के विकास के लिए। ठीक है, 3 मुख्य प्रयास जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट आई हैव डिस्कस्ड। तो ये टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और इतना टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखना, खूब मन लगा करके पढ़ना और इस टॉपिक को अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी सवाल भी पूछता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।